हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्राइम फिजिक्स। तो कल की क्लास में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 आज हम कर रहे हैं। और इसमें हम बात करेंगे गाउस लॉ की और फ्लक्स की, है ना। फ्लक्स क्या होता है और गाउस लॉ क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि अब तक हम करते आए हैं, हम क्वेश्चन की हेल्प से जो थ्योरी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है गाउस के नियम की सहायता से। तो यहाँ लिखा हुआ है गाउस का नियम। तो गाउस के नियम की सहायता से पहला ऑप्शन है, बिंदु आवेशों के मध्य विद्युत बल ज्ञात किया जाता है। जहाँ कूलाम का नियम काम नहीं करता वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। आवेशों के सममित वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। आवेशों के सममित वितरण के लिए विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा ये सी, यानी कि जो आवेश के सममित वितरण है, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे जो चार्ज का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली जाती है। ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर जो गाउस नियम है, गाउस का नियम क्या होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो गाउस का जो नियम है, गाउस का नियम, तो गाउस का नियम क्या कहते हैं, इसको पहले मैं मैथमेटिकल फॉर्म इसका लिख दूँ। तो गाउस का नियम ये कहता है कि जो फाई का मतलब होगा यहाँ पर फ्लक्स जो बराबर होता है वो इंटीग्रेशन ई डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। कौन सा फॉर्म है? मैथमेटिकल। अब इस चीज़ का मतलब क्या है? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि गाउस के नियम के अनुसार किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी क्लोज्ड सरफेस से या क्लोज्ड लूप से पास होने वाले फ्लक्स का मान किसके बराबर होता है? उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, और उसका अनुपात किससे? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? विद्युतशीलता, है ना। इसको क्या कहते हैं? विद्युतशीलता, हिंदी में विद्युतशीलता, परमिटिविटी, ठीक है। तो फ्लक्स का मान उस सरफेस के अंदर कुल चार्ज, कुल आवेश व एप्सिलॉन के अनुपात के बराबर होता है। ये होता है गाउस का नियम, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसमें इस स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस का मतलब क्या है कि अगर मैं ये बना दूँ, मान लो ये, तो क्या ये क्लोज सरफेस होगी? तो यहाँ पर अगर क्लोज सरफेस की डेफिनेशन देंगे तो क्लोज सरफेस की डेफिनेशन क्या होगी? वो सरफेस जो अपने अंदर वॉल्यूम को बाउंड करती है, जो अपने अंदर किसी वॉल्यूम को बांधती है, उसको हम क्या कहेंगे? क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस का यहाँ पर क्या मतलब होगा? वह बंद सरफेस जो वॉल्यूम को बाउंड करती है, ठीक है। जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूब मतलब घन, गोला हो गया स्फीयर, है ना, स्फेरिकल शेल हो गया, क्यूबॉइड हो गया। तो ये जितनी भी सरफेस हैं ये अपने अंदर वॉल्यूम को बाउंड करती है। वहीं अगर आप बात करोगे सर्किल की, स्क्वायर की, तो ये सर्किल और जो स्क्वायर है ये अपने अंदर वॉल्यूम, कभी सुना है सर्किल का वॉल्यूम, कभी सुना है स्क्वायर का वॉल्यूम? तो जो सरफेस अपने अंदर वॉल्यूम को बाउंड करेगी उसको हम क्या नाम देंगे? क्लोज सरफेस नाम देंगे। और जो वॉल्यूम को बाउंड नहीं करेगी उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम ओपन सरफेस नाम देंगे। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई, जो क्लोज सरफेस है उसका मतलब क्या है, क्लोज सरफेस यहाँ पर। उसके बाद है कुल आवेश, इस सरफेस के अंदर कुल आवेश मतलब मान लो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, और यहाँ पर लिखा है प्लस Q4 और माइनस Q5। तो अब मेरे से पूछा जाए कि गाउस का नियम लगाओ। तो गाउस का नियम जो है वो ये कहता है कि जो फाई है वो बराबर है ई डॉट डी एस, यहाँ पर एस लगा दिया, और ये गोले का मतलब है क्लोज इंटीग्रेशन। इसको हम क्या कर रहे हैं? समाकलन कर रहे हैं। ये किसके बराबर है? क्यू इन,
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्यू इन का मतलब क्या होता है, इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है सिर्फ वो लेना है। तो इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा, सरफेस के अंदर होगा सारा, उसको उसके साइन के साथ लेना है। तो प्लस Q1 माइनस Q2 और प्लस Q3। तो इन तीनों से मिलकर जो भी चार्ज बनेगा वो क्या कहलाएगा, क्यू इन कहलाएगा। ये दोनों बाहर वाले चार्ज इसके नहीं लेने हैं। तो सरफेस जो हम बनाएंगे, जिसको हम गाउसियन सरफेस भी नाम देंगे, उस सरफेस के अंदर का चार्ज हमें लेना है, तो केवल उसी को हमें कंसिडर करना है। आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक गाउसियन सरफेस है और ऐसे ऐसे चार्ज फैला हुआ है, यहाँ पर प्लस Q1 है, यहाँ पर प्लस Q2 है, ये Q2 है, ये प्लस Q3 है, और यहाँ पर माइनस Q4 है, यहाँ पर प्लस Q5 है। तो आपसे पूछ लिया कि सरफेस एनक्लोज चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। एनक्लोज चार्ज मतलब क्यू इन की वैल्यू कितनी होगी, या इसको बोलेंगे ई एन मतलब एनक्लोज्ड। तो कैसे लिखोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। एक ऑप्शन में आपके ये भी होगा, सारा सबका एल्जेब्रिक सम किया होगा, एक में होगा कि बाहर वाले सिर्फ ऑप्शन होंगे। तो हमें कौन सा चार्ज लेना है, जो केवल और केवल अंदर है। फिर दूसरी चीज़ आती है गाउस का नियम कहाँ लगता है। तो गाउस का नियम देखो दो जगह लगेगा। एक तो गाउस के नियम से हम करते क्या है, गाउस का नियम यूज़ कर रहे हैं हम या तो फाई निकालने के लिए और या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, है ना। गाउस का जो नियम है, गाउस का नियम हम दो चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक कर रहे हैं हम फाई निकालने, फाई मतलब फ्लक्स, और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। कैसी सरफेस, इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो होना चाहिए यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। और जो सरफेस हम लेंगे वो भी कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो गाउस का नियम कहाँ वैलिड होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, यानी कि सममित होता है। जहाँ पर जो सरफेस है, सरफेस कैसी होती है, सममित यानी कि सिमेट्रिक होती है। चाहे वो स्पेरिकल हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, चाहे वो प्लेनर हो। प्लेनर मतलब रेक्टेंगुलर या क्यूब जैसी होगी, स्पेरिकल मतलब गोला, सिलेंडर मतलब सिलेंडर। तो इस तरह की सरफेसेज होंगी, वहाँ पर गाउस का नियम काम आएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि गाउस का नियम दो चीज़ें कैलकुलेट करने के काम आता है, एक फाई मतलब फ्लक्स, और ई। अब यहाँ से फाई भी देख ले, फाई बराबर होता है ई डॉट टी एस। फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब होता है किसी विद्युत क्षेत्र में रखे जो कोई सरफेस है उससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन। तो फाई यानी कि फ्लक्स का मतलब क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड्स की संख्या, पास होने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या, विद्युत रेखाओं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या को हम क्या नाम देते हैं, हम नाम देते हैं फाई। फाई मतलब फ्लक्स। इसको और कैसे समझे बेहतर तरीके से, तो यहाँ पर लिखा मैंने फाई बराबर ई क्या है, वेक्टर है, डॉट डी एस। अब ये डी एस है, डी एस का मतलब है एरिया वेक्टर। डी एस का मतलब क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे लेना है, मान लो कि ये ऐसा है, यहाँ पर कोई सरफेस है, ये इस तरह से बनी हुई है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये जो सरफेस है, लेट सपोज इसका नाम है ABCD, तो इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, जो यहाँ से इसके परपेंडिकुलर लाइन डाल दो, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन इधर की तरफ बाहर की तरफ जा रही है, तो ये किसको शो करेगा, इसके एरिया वेक्टर को। तो अब अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। 0 डिग्री हो गया। तो जब भी ये देखो, ये है अदिश गुणनफल, ई डॉट डी एस मतलब अदिश गुणनफल। तो ये जब भी खुलेगा तो ये बनेगा ऐसे ई डी एस कॉस और थीटा। तो यहाँ से ये थीटा एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो ये कैसे हो जाएगा, ई और डॉट डी एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसको क्या लिखोगे, ई डी एस। डी एस की जो भी वैल्यू होगी होगी। इसी तरह से मान लो ये ऐसे होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, और जो अब आपका सरफेस है वो ऐसे है, यूँ रखा हुआ है, यूँ अंदर की तरफ ऐसे, ABCD। अब सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन जो जाएगी वो ऐसे जाएगी, यूँ। तो ये हो गया एरिया वेक्टर। तो अब यहाँ देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गया और एरिया वेक्टर ये चला गया, ये। तो ये जो एरिया वेक्टर इसके साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल हम यहाँ पर लेंगे। तो अब यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, फाई बराबर EA कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन में मैं वापस से बात करूँ तो ये मान लो ऐसे होता,
इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और एरिया वेक्टर मान लो इसका ऐसे आता है ऐसे, तो यहाँ देखोगे तो ये एरिया वेक्टर हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर अब कितना लिखते हैं कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है -1 आती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें किसकी वैल्यू लेनी है फाई की। फाई की जो यूनिट होगी फाई की यूनिट कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है भाई, F बराबर क्या होता है क्यू ई। तो E बराबर क्या होगा F अपॉन क्यू। F क्या होता है न्यूटन और कूलम किस में होता है चार्ज में। तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पर है एरिया, तो एरिया की यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। ये फ्लक्स की यूनिट होती है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा और क्या यूनिट हो सकती है, देखो एक और रिलेशन होता है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में। V का मतलब क्या होता है विभव। तो विभव बराबर होता है -EdR। dr मतलब डिस्टेंस। तो विभव किस में होता है वोल्ट में, E की यूनिट निकालनी है और ये किस में होता है मीटर में। तो E की एक यूनिट और निकल के आती है वोल्ट पर मीटर। क्या निकल के आती है वोल्ट पर मीटर। तो अगर यहाँ से यूनिट निकाले तो वोल्ट पर मीटर और यहाँ लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से मीटर कट गया, क्या बन गया वोल्ट मीटर। तो फ्लक्स की 2 यूनिट हो गई, एक हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एक हो गया वोल्ट मीटर। दोनों में से कोई सी भी यूनिट आपसे पूछी जा सकती है। गाउस का नियम किस लिए काम आएगा, गाउस का नियम काम आएगा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या फ्लक्स निकालना है। ये कहाँ काम आएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा और जहाँ पर जो सरफेस होगी वो कैसी होगी सिमेट्रिक, यानी कि सममित होगी, और जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कैसा होगा सममित होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो ऑप्शन पूछा गया था, वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। होपफुली ये जो पूरी कहानी है ये आपको समझ में आ गई होगी गाउस के नियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है गाउस के नियम में प्रयुक्त गाउस सतह। अब ये गाउस सतह का क्या चक्कर है, मान लो ये चार्ज हमें कोई दिया है Q, हमें पूछा इस Q चार्ज की वजह से R दूरी पर, इस Q चार्ज की वजह से R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालिए। अब देखो यहाँ पर पॉइंट चार्ज दे रखा है और यहाँ पर हमें कोई क्लोज सरफेस दी नहीं हुई है। तो जहाँ पर हमें क्लोज सरफेस नहीं दी हुई है तो वहाँ पर हम इमेजिनरी क्लोज सरफेस बनाते हैं। इमेजिनरी क्लोज सरफेस की जो शेप है वो कैसी भी हो सकती है, बस उसको क्या करना है वॉल्यूम को बाउंड करना है। तो यहाँ पर मैंने एक इमेजिनरी सरफेस बना ली जिसको हम कहते हैं गाउसियन सरफेस। अब हम जो फाई की वैल्यू लिखते हैं वो क्या लिखते हैं E.ds बराबर क्या लिखते हैं Q_in/ε0। अब जो ये ds होता है, क्योंकि एरिया वेक्टर होता है, तो एरिया वेक्टर होता है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल होगी। अब ये वेक्टर है, वेक्टर होगा तो जो गाउसियन सरफेस है वो भी कैसी होगी वेक्टर होगी। तो गाउसियन सरफेस कैसी होगी वेक्टर होगी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा इस चार्ज की वजह से R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लेके चलते हैं, हम यूनिफॉर्म लेके चलते हैं, यानी कि एक समान। तो एक समान ले सकते हैं, तो एक समान होता है तो इससे इंटीग्रेशन से यानी कि समाकलन से आ जाएगा ये बाहर ds Q_in/ε0। अब ds क्या होगा, ये जो दिख रहा है स्पेयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। तो ये कितना हो जाएगा E×4πr²। Q_in/ε0। तो यहाँ पर E की वैल्यू कितनी आ जाएगी Q_in/4πε0r²। इसको आप लिख सकते हो कैसे, इसको आप कैसे लिख सकते हो, E 1/4πε0 किसके बराबर होता है K के। तो Q_in/r²। यहाँ जो K है वो किसके बराबर है 1/4πε0 और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ कूलम, है ना। इसके एक बार हमने फर्स्ट लेक्चर जो किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वहाँ पे मैंने एक K की यूनिट बताई थी, ε0 की और K की यूनिट बताई थी, है ना। वो यूनिट को ध्यान रखना, कमेंट में लिख के बताना कि क्या आंसर आएगा K की यूनिट का, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर पूछा है किसी सतह के लिए गाउस का नियम निम्न प्रकार से दिया जाता है फाई EDS बराबर 0। तो इससे हम कह सकते हैं कि सतह पर E का मान 0 होगा, सतह के प्रत्येक बिंदु पर E सतह के लंबवत होता है, सतह से गुजरने वाला फ्लक्स का मान 0 होता है। ये किसके बराबर होता है फाई बराबर होता है E.ds। तो ये 0 हो गया तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब एक चीज़ मेरी ध्यान रखना, जब भी कोई क्लोज सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी होगी, जब भी कोई क्लोज सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी होगी,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी होगी, तो उससे पास होने वाला फ्लक्स हमेशा ज़ीरो होगा। पास होने वाला फ्लक्स हमेशा ज़ीरो होगा। मतलब क्या है इस चीज़ का मतलब ये है कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कोई सिलेंडर रखा है ऐसे, तो ये सिलेंडर क्लोज सरफेस हो गई, या कह लूँ कि स्पेयर रखा है तो ये क्लोज सरफेस हो गई। तो यहाँ से जो फाई का मान है वो कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, फाई का मान कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है गोले के अंदर का आवेश डायपोल के कारण है। डायपोल के कारण आवेश किसके कारण, डायपोल के कारण। डायपोल के कारण आवेश, डायपोल क्या होता है, द्विध्रुव। अभी समझते हैं वो क्या है, आवेश। तो इसकी दो वैल्यू है, क्या क्या वैल्यू है, एक है +-3 और इंटू 10⁻⁻⁶। अब डायपोल क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। डायपोल मतलब द्विध्रुव, दो चार्ज से मिलकर बनता है ये, एक होता है माइनस का और एक होता है प्लस का, और दोनों की जो मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण क्या होता है, सेम होता है। इनके बीच की जो दूरी होती है मान लो वो d है, तो इससे बना जो डायपोल है, द्विध्रुव जो बनता है उसको हम लिखते हैं P = Q × D, चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की दूरी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस P को हम क्या कहते हैं, डायपोल कहते हैं। तो डायपोल के कारण दो चार्ज हैं, एक है प्लस और एक है माइनस। तो एक की वैल्यू +3 × 10⁻⁻⁶, एक की वैल्यू है -3 × 10⁻⁻6। हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, तो फ्लक्स किसके बराबर होता है, फ्लक्स बराबर होता है Qin/ε0। तो इसके लिए गाउसियन सरफेस मान लें, ये गाउसियन सरफेस हो गई। तो Qin का मतलब क्या होता है, इस सरफेस के अंदर का कुल चार्ज। तो इस सरफेस के अंदर का कुल चार्ज कितना होगा, Q एनक्लोज्ड। एक है -3, तो -3 × 10⁻⁻6। एक है +3, तो +3 × 10⁻⁻6। तो प्लस और माइनस कितना हो गया, 0। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें से ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलीय गाउसियन सतह के लिए आवेश केंद्र पर रखा है। आवेश कहाँ पर रखा है, केंद्र पर रखा है, यहाँ पर रखा है केंद्र पर। त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर की रेडियस है और यहाँ पर चार्ज रखा है, लेट सपोज चार्ज है Q। इसके कारण विद्युत फ्लक्स का मान -200 है। फाई का जो मान है -200 Nm²/कूलम है। यदि गाउसियन सतह में आवेश को दुगना कर दिया जाए तो इस सतह से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू बताइए। अब देखो जो फाई है वो समानुपाती होता है किसके, Q के। तो पहले के केस में हम मान लेते हैं फाई 1 और दूसरे के केस में मान लेते हैं हम फाई 2। तो ये पहले के केस में अगर चार्ज है Q तो दूसरे के केस में चार्ज हो गया 2Q हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 2Q हो गया। तो यहाँ से फाई 1 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, -200, और फाई 2 यहाँ पर Q और Q2Q, ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -400। कितनी वैल्यू हो जाएगी, -400, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ए ऑप्शन इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू 8xk + 4yk + 3zk, ये वैल्यू दी है। सतह का क्षेत्रफल 100 यूनिट है और XY प्लेन में। XY प्लेन का मतलब मैं ऐसे अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊँ, ये Z, ये X, ये सॉरी Y है, ये Y, ये X और ये Z। या इसको ऐसे बना लेते हैं, ये X, ये Y और ये Z है। तो जो एरिया है वो इस क्षेत्र का दिया गया है, यहाँ का मान लो ये एरिया है, ये एरिया दिया गया है। तो ये एरिया जो है वो कितना है, 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, E.ds, और ds हमें एरिया वेक्टर चाहिए। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी, इसके परपेंडिकुलर, तो ऐसे आएगी। तो z डायरेक्शन में क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी की 3 वैल्यू है, x डायरेक्शन में भी, y में भी और z में भी। तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, जो z में है। तो z में कौन सा है, 3z है। तो क्या लोगे, 3, और एरिया वेक्टर कितना, इस डायरेक्शन में 100 है, तो इनटू क्या कर दोगे 100, तो कितना आ जाएगा आंसर, 300। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऑप्शन सी इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
क्योंकि जो एरिया है वो केवल जेड डायरेक्शन में है, उसका जो एरिया वेक्टर है वो जेड में है, एक्स और वाई में कुछ नहीं है, इसलिए एक्स और वाई में कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा, सारा फ्लक्स कहाँ पे आएगा, जेड डायरेक्शन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दिया है एक आठ त्रिज्या के गोलीय कोश, इसको आप नोट लगा के ध्यान रखना, याद ही करना है आपको। ये गोलीय कोश का मतलब होता है स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल यानी कि गोलीय कोश। गोलीय कोश का मतलब हो गया अंदर से खोखला। तो इसकी रेडियस है मान लो r, इसकी रेडियस है कितनी r, तो r रेडियस है और ये खोखला है। खोखले का मतलब क्या हो गया कि अंदर जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी होगी, 0। अंदर जो चार्ज है वो कितना होगा, 0। क्यू इन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो क्यू इन अंदर 0 होगा, इसका मतलब अंदर की तरफ इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और आउटसाइड और सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। Q ये कहाँ का चार्ज होगा, इसकी सरफेस के ऊपर जो चार्ज होगा। इसी तरह से इसके बाहर कहीं पर अगर हमें चार्ज निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर जो दूरी दी हुई है। ध्यान रखना अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए कितना होगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसका मतलब वॉल्यूम जो पोटेंशियल जो है, विभव पोटेंशियल अंदर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैंने कल के लेक्चर में बताया भी था कि गोलीय कोश में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, या एक कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, परंतु पोटेंशियल वही होता है जो उसकी सरफेस पर पोटेंशियल होता है। यानी कि पोटेंशियल इसके अंदर कांस्टेंट रहेगा पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हमें जो ग्राफ दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो इसकी रेडियस से कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी कि यहाँ पर दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। फिर जब सरफेस पर पहुँचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अचानक बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E समानुपाती हो गया 1 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि ये ऐसे पैराबोलिकली नीचे उतरेगा। तो ये वाला ग्राफ आएगा इसके लिए, ठीक है। कैसा ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है एक बद्ध क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र निम्न प्रकार है। विद्युत क्षेत्र जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है E बराबर AR। ए का मतलब है एरिया। तो एक त्रिज्या के गोले के केंद्र पर बिंदु आवेश का मान होगा। ये त्रिज्या कितनी है, A। तो यहाँ पर रखे चार्ज का मान हमें बताना है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, AR दे रखी है। कितनी वैल्यू दे रखी है, AR। तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि जो विद्युत क्षेत्र निकालना है हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, चार्ज की वैल्यू चाहिए, ठीक है। किसकी वैल्यू चाहिए, चार्ज की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए हम निकालेंगे सरफेस। देखो तो कैसे करेंगे इसके लिए, गाउस का नियम लगाएं। गाउस के नियम के अनुसार E डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन में ये बराबर होगा किसके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब Q की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं कि जो रेडियस है वो कितनी है, R है, या E ले लो। तो E जो है वो तो यूनिफॉर्म होगा, और ds कितना हो जाएगा, 4 पाई a स्क्वायर हो जाएगा, और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें E की वैल्यू दे रखी, E की वैल्यू कितनी दे रखी, AR। तो E बराबर हमें दे दिया AR 4 पाई a स्क्वायर, और ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब R जो है वो किसके बराबर है, A के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा A, तो 4 पाई a क्यूब हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और A और A क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, क्यूब तो किसी में नहीं दे रखा है यार, ये ऑप्शन गलत है शायद, इसको सही करो। यहाँ पर क्यूब आएगा, यहाँ पर भी क्यूब आएगा, यहाँ पर भी क्यूब आएगा, नहीं यहाँ पर दोनों जगह, यहाँ पर एक जगह स्क्वायर कर लो यहाँ पे, तो ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि R त्रिज्या के एक गोले पे मुक्त क्षेत्र मतलब फ्री स्पेस में R दूरी पर विद्युत क्षेत्र E के रूप में सतह घनत्व मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। 3 तरह की चार्ज डेंसिटी होती है, एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी,
और एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम, आयतन, चार्ज का मतलब आवेश, डेंसिटी का मतलब घनत्व। इसको लिखते हैं लैम्बडा से, इसको लिखते हैं सिग्मा से, और इसको लिखते हैं रो से। ये बराबर होता है चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ ऑफ सरफेस। ये बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया ऑफ सरफेस, और ये बराबर होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ सरफेस। जब हमें लैम्बडा दिया हो और हमें कुल चार्ज निकालना हो तो Q बराबर करेंगे हम लैम्बडा L। ये L क्या होगा? लेंथ ऑफ सरफेस। इसी तरह से जब हमें Q निकालना हो और सिग्मा दिया हो तो सिग्मा इंटू एरिया ऑफ सरफेस हम करेंगे, एरिया ऑफ सरफेस। इसी तरह से जब हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई और Q निकालना हो तो हम करेंगे Q इंटू वॉल्यूम ऑफ सरफेस। अब हमें क्या पूछा है? सतह घनत्व। सतह घनत्व यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा निकालना है। तो इसके लिए क्या चाहिएगा हमें? एक तो चाहिएगा Q और एक क्या चाहिएगा? एरिया। एरिया किसका? सरफेस का। तो R त्रिज्या का गोला है और इससे मुक्त क्षेत्र में R दूरी पर विद्युत क्षेत्र है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो R डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र हमें पता होना चाहिए। तो ये गोला है और यहाँ से R डिस्टेंस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे KQ अपॉन R स्क्वायर, या ऐसे लिखोगे KQ अपॉन 4πε0 R स्क्वायर। ठीक है। अब जो चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, वो किसके बराबर? Q अपॉन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया किसका होगा? इसका। और इसकी रेडियस कितनी है? R। तो ये कितना हो जाएगा? 4πr स्क्वायर। ये हो गई क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से हमें Q की वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी? सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर। ये वैल्यू को रख देंगे यहाँ पर। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K। Q की वैल्यू कितनी? सिग्मा 4πr स्क्वायर अपॉन ये कितनी? 4πε0 R स्क्वायर। तो 4π से 4π कैंसिल हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा की वैल्यू आएगी कैपिटल E ε0 और R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी? सिग्मा की। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ये ऑप्शन हो गया C। तो C इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए वो थे फ्लक्स के और गाउस के नियम पे। थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा हो गया था ये, परंतु इसको एक दो बार और देखोगे तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन जो आएंगे वो कुछ इसी तरह के आएंगे। इससे भी हार्ड क्वेश्चन इसके बनते हैं, पर इतने हार्ड क्वेश्चन तुम लोगों के पूछेंगे नहीं। तो अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो, लेक्चर का कंटेंट आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ जो लेक्चर है इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ। और जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट में है, RSMS SB लैब टेक की, लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के कॉन्टैक्ट में है, उन सभी के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों के साथ साथ उन लोगों का भी बेनिफिट हो सके। तो ये जो लेक्चर सीरीज़ थी इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स जो आपके सिलेबस में था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स, है ना। हम स्टार्ट करेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स, ये कह लो, या रोटेशनल डायनामिक्स कह लो। तो कल से जो हम स्टार्ट करेंगे वो रोटेशनल डायनामिक्स के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।